जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए आप लोगों के लिए राजनीति विज्ञान का पेपर लेके आए हैं, और जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपका जो पेपर 6 दिसंबर को होने वाला है ना, उस हिसाब से आपके लिए पेपर बनाया गया है। और आप लोग इसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों के लिए पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए गए हैं, है ना। पूरे जो आपके क्वेश्चन हैं 80 नंबर के पूरे सॉल्व करके दिए गए हैं, इसलिए इसको मिस मत कीजिएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सही विकल्प चुनिए। राजनीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का जो होता है अध्यक्ष होता है। और यह नीति आयोग से पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग, है ना। इसका पहले योजना आयोग था, जो कि 1950 में, है ना, 1950 में बना था। इसके बाद में जब मोदी सरकार आई तब उसने इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया, है ना, नीति आयोग कर दिया। नेक्स्ट देखिए, सोवियत बोल्शेविक क्रांति के प्रमुख का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो इसमें से जो मुख्य रूप से जो सोवियत बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व है वह लेनिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, द्विध्रुवीयता की उदय का कारण क्या था? द्विध्रुवीयता का उदय का क्या कारण था? तो द्विध्रुवीयता की क्या है कि इसमें उपर्युक्त सभी है, मतलब इसमें दो शक्तियों का उदय हो गया था। बड़ी शक्तियों की जो कम संख्या थी, परमाणु हथियारों की दौड़ थी, है ना। इन सब के कारण इसीलिए ये क्या क्या है? आंसर उपर्युक्त सभी है। नेक्स्ट है, निम्न में भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व नहीं है। तो इसमें विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व नहीं है, देखिए जैसे कि कोई भी देश अपनी जब विदेश नीति बनाता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा भी क्या है? विदेश नीति का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भी है और राष्ट्रीय विकास भी है। केवल एक नहीं है, तो वो क्या है? सैन्य गठजोड़ या सैनिक गठजोड़ नहीं है। इसका आंसर ये है ना। अब नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? जो विश्व बैंक की स्थापना सन 1946 में हुई। विश्व बैंक की स्थापना 1946 में हुई। नेक्स्ट देखिए, गुट निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो गुट निरपेक्षता का सर्वप्रथम अध्यक्ष जॉर्ज नाम सबसे पहले इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया जॉर्ज लिस्का ने, है ना। इसका आंसर है जॉर्ज लिस्का। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान भरिए। पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो ये जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ये स्टॉकहोम में, है ना, स्टॉकहोम में हुआ था पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट है, पर्यावरण भारत में प्रथम केंद्र गठबंधन सरकार के नेतृत्व में बनी। किसके नेतृत्व में बनी थी? ये वीपी सिंह के, है ना, वीपी सिंह के नेतृत्व में, वीपी सिंह के नेतृत्व में प्रथम गठबंधन की सरकार बनी थी। नेक्स्ट है, भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत सरकार के समय की गई थी। ये जो नए आर्थिक सुधार की जो शुरुआत की गई थी तो वह राजीव गांधी सरकार में, है ना, राजीव गांधी सरकार में, राजीव गांधी की सरकार में सर्वप्रथम अपने यहाँ पे क्या हुई? आर्थिक सुधार हुए थे। नेक्स्ट है, सार्क देश, और ये 1991 की बात है, 1991 की बात शायद, सॉरी, अभी यही इसका आंसर है, राजीव गांधी, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे दक्षेस। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जो दक्षेस का जो मुख्यालय है और नेपाल की राजधानी काठमांडू में है ना। कहाँ पे है? काठमांडू में, है ना, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। नेपाल की जो राजधानी है वहाँ पे। आपातकाल से डरो नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा, है ना, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह दिया गया था। नेक्स्ट है इसमें 12वीं योजना में 2012 से 20 के दशक को के रूप में घोषित किया गया है। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना होती है ना, उसको नवाचार दशक के रूप में घोषित किया गया। नवाचार, है ना, नवाचार दशक। दशक वो होता है कि जो 10 सालों के लिए होता है ना, 10 सालों के लिए जो होता है उसको दशक बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2012 से 2022, है ना, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र परिषद में
जो 5 यहाँ पे कैसे होते हैं, 5 सदस्य होते हैं स्थायी और 10 सदस्य होते हैं अस्थायी, है ना। तो जो 5 सदस्य होते हैं वह स्थायी होते हैं, जिसमें रूस, चीन, अमेरिका, है ना, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 देश हैं, है ना। और जो 10 हैं इसमें अस्थायी, जो कि 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए उनका चयन किया जाता है। नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए। तो एड्स का कारण क्या है ना। तो एड्स का कारण क्या है, विषाणु है। एड्स का कारण क्या है, विषाणु है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, है ना। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, चीन में सैन्य एवं वाणिज्यिक संरचना। चीन में क्या है, चीनी सैन्य एवं वाणिज्य संरचना। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे, है ना। और यह है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था सन 1969 में, है ना। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962 में किया गया था। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड इसी को क्या बोलते हैं, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किया गया था। और इसी को क्या कहते हैं, मतलब ये है सफ़ेद क्रांति बोलते हैं इसको, है ना। सफ़ेद क्रांति के रूप में इसको जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के रूप में, है ना। नेक्स्ट है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। तो मिल्कमैन के नाम से है वर्गीज कुरियन। कौन है, वर्गीज वर्गीज कुरियन। ये आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, है ना। आप लोगों के लिए ये अभी आएंगे, आप लोगों के लिए मतलब जो है आगे आने वाले सभी एग्जाम में ये आ सकते हैं, है ना। तो इसलिए उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, है ना। भारत विभाजन के दौरान नोआखली स्थान क्यों चर्चित रहा। जो नोआखली स्थान है ये कहाँ पे है, बंगाल में, है ना। आज का जो है अब ये पश्चिम बंगाल में आने लगा, और ये पहले क्या था, बंगाल में आता है ना, आता था पहले बंगाल। पश्चिम बंगाल भी क्या था, भारत का हिस्सा था। तो उस समय गांधी जी थे वहाँ पे, और वहाँ पे क्या थे, सांप्रदायिक दंगे की वजह से, है ना। तो ये जो है सांप्रदायिक सांप्रदायिक दंगे की वजह से, सांप्रदायिक दंगे की वजह से यहाँ की मतलब जो है चर्चित रहा था ये स्थान। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष वीपी सिंह, है ना, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसका आंसर है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी यानी बीपी मंडल भी बोलते हैं, या बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल भी बोलती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे। तो पीसी महालनोबिस। कौन थे इनके, पीसी महालनोबिस, महालनोबिस, है ना। तो इनको अगर केवल महालनोबिस भी कह दोगे तो भी चल जाएगा आंसर इसका। पीसी महालनोबिस। जो लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं, अपने देश की सीमा से ही रहते हैं, लेकिन देश की सीमा में ही रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उनको जो कि आंतरिक विस्थापित कहा जाता है। इनको आंतरिक विस्थापित, आंतरिक विस्थापित। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जैसे कि नौकरी की तलाश में या अपने काम की तलाश में कहीं पे भी इधर से उधर चला जाता है, जैसे मध्य प्रदेश को छोड़ के लोग गुजरात जाते हैं, मध्य प्रदेश को लोग छोड़ के दिल्ली जाते हैं, मध्य प्रदेश को लोग छोड़ के पश्चिम बंगाल में जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे भी काम करने के लिए जाते हैं, है ना। कई लोग हरियाणा पंजाब भी जाते हैं, तो कई लोग मुंबई साइड भी जाते हैं काम करने की तलाश में या कुछ भी। तो ये कुछ समय के लिए मतलब जब वहाँ छोड़ देते हैं अपना घर बार, तो उसको आंतरिक प्रवास कहा जाता है, ना कि वह विदेशी प्रवास के, क्योंकि विदेश में जाते हैं तो ही वह विदेशी प्रवास कहलाता है ना। नेक्स्ट है, किसी देश के अन्य देशों के साथ वस्तु सेवा पूंजी तथा बौद्धिक संपदा के अप्रतिबंधित आदान प्रदान को क्या कहा जाता है। तो वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण कहा जाता है? इसको अप्रतिबंधित मतलब इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगा होता है, तो इसी को ही क्या कहते हैं, वैश्वीकरण, या इसी को बोलते हैं क्या, भूमंडलीकरण, है ना। इसी को ही भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जय जवान जय किसान का नारा किससे संबंधित है। तो ये जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, है ना। अब नेक्स्ट है यहाँ पे सत्य असत्य को पहचानिए। तो यूरोपीय संघ का वास्तविक उद्देश्य यूरोप का एकीकरण करना है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, यूरोपीय संघ का वास्तविक उद्देश्य पूरे यूरोप का एकीकरण करना है ना। तो ये कैसा है, सत्य है। संचार क्रांति के फलस्वरूप भारत के घर घर में मोबाइल पहुंच हो चुकी है। तो ये भी क्या है, सत्य है ना। क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो,
है ना, बहुत ही रेयर रहेंगे ऐसे, मतलब हर घर में तो होगा ही, सदस्यों के पास ना हो सभी के पास, लेकिन हर घर में जरूर होगा, है ना। पर्यावरण प्रदूषण हेतु सिर्फ औद्योगिकृत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देश एक समान रूप से उत्तरदायी हैं। तो ये असत्य है ना, ये असत्य है। कैसे? पर्यावरण प्रदूषण हेतु औद्योगिकृत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देश समान रूप से उत्तरदायी है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो मतलब जैसे कि औद्योगिकरण के रूप में ऐसा देखा जाए कि किसी देश में औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा है, किसी किसी देश में बहुत कम है, तो जितना वो मतलब इसका उत्पाद कर रहे हैं वस्तुओं का, जितनी ज़्यादा निर्मितीकरण होगा उतना ही क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा, है ना। तो वह उतनी मात्रा में क्या कर रहा है, प्रदूषण ज़्यादा फैला रहा है। जबकि कई देश ऐसे हैं कि जहाँ पे इनका निर्मितीकरण बहुत कम है और उनका एरिया भी बहुत छोटा है, जैसे कि अब नेपाल को देख लो, भूटान को देख लो, तो ये लोग क्या हैं, बहुत छोटे छोटे देश हैं, तो उतनी मात्रा में प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मतलब ये सभी देश एक समान रूप से उत्तरदायी नहीं है ना। आर्थिक नियोजन प्रत्येक समाज की आवश्यकता बन चुकी है, तो ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आर्थिक नियोजन हर एक देश के लिए अभी क्या है, बहुत ज़रूरी है ना। भारत के मूल निवासियों हेतु आदिवासी अथवा अनुसूचित जनजाति शब्द प्रयोग किया जाता है। भारत के मूल निवासियों हेतु आदिवासी अथवा अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है ना। क्योंकि यहाँ के मूल निवासी जो हैं आदिवासी हैं, जो कि जंगलों निवास में करते हैं, तो उनको जनजाति कहते हैं, है ना। क्योंकि वह जंगलों में निवास करते हैं, उनका पूरा भी विकास नहीं हुआ है ना, तो इसलिए उनको अनुसूचित जनजाति का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, तो ये असत्य है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना। ये कैसा है, असत्य है। क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे वैश्वीकरण होता है, मान के चलिए कि जब किसी मार्केट को या हमारे भारत देश की मार्केट को विश्व के लिए ओपन कर दिया जाता है, तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन की मात्रा ज़्यादा होगी। जैसे कि हमारे यहाँ के बने हुए सूती वस्त्र, यानी सूती वस्त्र के लिए कपास की ज़रूरत होती है, और जब कपास हम यहाँ से कहाँ पे विदेशों में जब भेजेंगे, अपने यहाँ के कपड़े निर्मित होकर विदेशों में भेजेंगे, तो किसानों के लिए रोज़गार बढ़ेगा, कपास की वो खेती करेंगे, तो उनको खेती से यहाँ पे जो बनाएंगे, कंपनियाँ बनाएंगी, तो वहाँ पे मजदूर लगेंगे, वहाँ पे इंजीनियर लगेंगे, वहाँ और वर्कर लगेंगे, तो उन सब के लिए क्या होगा, रोज़गार डेवलप होगा, और वो कहाँ पे भेजेंगे, विदेशों में भेजेंगे, ताकि विदेशी पूंजी आए, है ना। तो जो विदेशी पूंजी आती है तो उससे, है ना, तो हमारे देश का विकास होता है। नेक्स्ट है मूल निवासियों मूल निवासियों का क्या अर्थ है। तो जनसाधारण की भाषा में अगर देखा जाए कि जो वन अथवा अन्य भूभाग में आदिकाल से रहते चला आ रहा है, संबंधित क्षेत्र को मूलवासी या मूल निवासी कहा जाता है। ये तो सर्वविदित है कि भाई जो यहाँ के मूल निवासी हैं भारत के, है ना, वो अधिकांशतः दक्षिण में रहते हैं या फिर जंगलों में रहते हैं। दक्षिण का मतलब ये है कि उनकी विदेशी आक्रमण हुए हैं, लेकिन उन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए वो संस्कृति उनकी वैसी है जैसी पुरानी कल्चर में रहती थी। और क्या नाम से जो जंगलों में जो निवास करने लगे हैं, यानी उन्होंने जो शहरी क्षेत्र को या इसको छोड़ के अपने जंगलों में निवास करने लगे थे, तो वो आज भी क्या है, आज मूलवासी या मूल निवासी कहा जाता है इनको, अथवा इन्हीं कोई आदिवासी या फिर जनजाति कहा जाता है मूल निवासियों को। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं। तो जो पर्यावरण प्रदूषण का देखो, पर्यावरण प्रदूषण के लिए आप लोग भी जानते हैं कि अंधाधुंध वनों की कटाई, है ना, क्योंकि जब अंधाधुंध वनों की कटाई हो जाती है तो ये क्या करते हैं, पेड़ प्रदूषण को क्या करते हैं, सोखते हैं, है ना, और प्रदूषण को कम करते हैं। और जब ये पेड़ की कटाई हो जाएगी तो फिर पेड़ जब बचेंगे नहीं तो क्या होगा, जब उनको ख़त्म करने वाले, प्रदूषण को नष्ट करने वाला ही नहीं बचेगा, तो फिर क्या होगा, फैलेगा ज़्यादा प्रदूषण। कृषि का व्यवसायीकरण, है ना, तो जो कृषि है उसका हो चुका है क्या, व्यवसायीकरण। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, है ना, तो जो प्रदूषण फैलाने वाले जो उद्योग हैं तो वो धुएं निकलते हैं उससे, है ना, जैसे कारखाना लगा है कहीं पे, तो वहाँ पे जैसे निर्मित होती हैं चीज़ें, तो उससे क्या होता है, कोयला जलता है, कोयला जलने से वहाँ पे धुआं फैलता है, और उससे जो वेस्टेज मटेरियल निकलता है तो वो नदियों में, नालियों के माध्यम से वो कहाँ पे, नदियों में चला जाता है, बाद में समुद्र में चला जाता है ये। तो ये इससे क्या होता है, प्रदूषण बहुत मात्रा में होता है ना, ध्वनि प्रदूषण भी होता है ना, और वायु प्रदूषण के अलावा मृदा प्रदूषण भी होता है। क्या होता है कि जो इनका जो वेस्टेज मटेरियल बचता है तो वो मिट्टी में कहीं डंप कर देते हैं, है ना, तो मिट्टी भी खराब हो जाती है, उसमें रासायनिक कचरा जो होता है वो फैलने लगता है, तो ज़मीन भी बंजर हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, और यही फिर धीरे धीरे करके जल में मिल जाता है, तो ये जल प्रदूषण भी कर देता है ना। नेक्स्ट है सिंडिकेट का क्या अर्थ है। सरकारी कांग्रेसी नेताओं के एक प्रभावशाली समूह को औपचारिक रूप से सिंडिकेट नाम दिया जाता था, जिसने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। अब यहाँ पे है सिंडिकेट का अर्थ।
है ना। कांग्रेसी नेताओं के एक प्रभावशाली समूह को औपचारिक रूप से सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है। मतलब कि एक मतलब जैसे कि कैबिनेट होता है मान के चलो, तो इन लोगों का जो नेता है, कांग्रेसी नेता थे, इन लोगों का एक प्रभाव था। तो एक हिसाब से मतलब कि उनके एक कैबिनेट टाइप का था, किचन कैबिनेट के, मतलब कि एक किसी पार्टी या विशेष दल के जो उसमें प्रमुख नेता होते हैं, जो पूरी पार्टी को बांधे रहते हैं, उनका एक समूह होता है जो औपचारिक रूप से सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था, है ना। आप समझ गए आप कि एक एक कोई पार्टी है, विशेष दल है कोई, है ना। अब चाहे कोई भी नाम हो उसका, है ना, उसमें कुछ ऐसे नेता होते हैं जो पूरी पार्टी को संभाले रहते हैं। तो उनमें से जो प्रमुख नेता होते हैं, उनमें से इनको उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है प्रीवी पर्स का क्या अर्थ है। तो जो प्रीवी पर्स वह होता है कि जो पहले जब भारत का विलय हो रहा था, है ना, भारत का पूरा एक एकजुट हो रहा था, भारत एक संघ बनाया जा रहा था, है ना, तब जो अपने प्रदेश के जैसे कि राजा महाराजा हुआ करते थे, है ना, जैसे कि ग्वालियर के राजा हुए, है ना, और यहाँ बुरहानपुर के राजा हुए, है ना, या मतलब जो सिंधिया के अलावा जैसे कि ये इंदौर में, है ना, होलकर हुए, है ना, भोंसले हुए, है ना, इसके अलावा दक्षिण के राजा हुए, है ना, और पूर्वोत्तर के राजा हुए, है ना। तो जितने भी ये राजा थे, उन लोगों के लिए सरकार द्वारा विशेष भत्ता, यानी भूतपूर्व राजाओं महाराजाओं को, जो पहले के राजा हुआ करते थे, राजा महाराजाओं को दिए जाने वाला एक विशेष भत्ता होता था, है ना, कि भाई आप अपनी इस पूरी सेना और पूरी संपत्ति जो भी है वो सरकार को दे दो, गवर्नमेंट को, भारत सरकार को, और आप लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाएगी, है ना। आप लोग अपनी सैन्य सुरक्षा ना रखें, है ना, आप लोगों के लिए हम सुरक्षा देंगे, यानी भारत सरकार सुरक्षा देगी, और उसके बदले में, है ना, जो जब वो अपनी सब सेना, अपनी धन संपत्ति भारत सरकार को दे देंगे, तो उनको क्या किया जाएगा, उनको एक निश्चित रूप से एक रकम दी जाएगी, जिसकी उसके राज्य के अनुसार होगी, है ना। किसी को 2 लाख रुपए वार्षिक, किसी को 1 लाख रुपए वार्षिक, है ना, किसी को 5 लाख रुपए वार्षिक, इस तरीके से होती थी जो राशि वो दी जाएगी। इसी को ही क्या कहा जाता था, प्रीवी पर्स कहा जाता था। नेक्स्ट है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के दो रूप लिखिए। तो सुरक्षा की पारंपरिक जो धारणा होती है, तो देखो मुख्य रूप से दो ही होती है, एक बाह्य होती है और एक आंतरिक होती है ना। तो जो आंतरिक सुरक्षा होती है, तो वो अपने मतलब जो प्रदेश के अंदर, है ना, कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की सीमा, तो वो बाह्य सुरक्षा, सॉरी, आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत आती है। बाह्य सुरक्षा आएगी विदेशी से, है ना, विदेशी, है ना, अब विदेशी आक्रमण से, है ना। तो और ये आंतरिक सुरक्षा है, मतलब प्रदेश से, है ना, और अपने ही अंदर होने, अपने देश के ही अंदर होने वाले क्राइम से सुरक्षा, तो ये आंतरिक सुरक्षा हो गई। नेक्स्ट है यहाँ पे सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। धारणा के दो पक्ष लिखिए। तो अपारंपरिक धारणा जो है ना, तो ये है मानव की सुरक्षा, एक तो है मानव की सुरक्षा और दूसरी है विश्व सुरक्षा, है ना। तो ये अपारंपरिक, वो पारंपरिक में आती है, ये अपारंपरिक सुरक्षा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, है ना। तो जब एक राष्ट्र जैसे कि भारत एक राष्ट्र है, विभिन्न देशों से, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों तथा आंदोलनों, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जिन नीतियों का अपनाता है, उन नीतियों को सामूहिक रूप से विदेश नीति कहा जाता है ना। जैसे कि हमें किस देश के साथ हमें कैसे संबंध रखने हैं, ये पूर्ण निर्णय एक देश की सरकार लेती है ना, जो कि एक लोकतांत्रिक देश की सरकार होती है ना। जैसे कि भारत एक देश है, वह कैसा है, लोकतांत्रिक, यानी जनता ने चुन के भेजा है। तो एक जो सरकार है, अब जो सरकार बन के आती है, चुन के आती है, तो वह क्या करती है, अपने देश के साथ किस तरीके के हमें संबंध रखने हैं ये तय करती है ना, कि हमें किस देश के साथ किस तरीके के संबंध हमें रखने हैं, है ना। जैसे कि अगर अभी की कुछ ही दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान के साथ अभी जो ये हमला हुआ था बालाकोट, है ना, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सरकार ने निर्णय लिया कि हम यहाँ पे इनके यहाँ से कोई भी चीज़ का आयात नहीं करेंगे, ना ही निर्यात करेंगे। तो कुछ समय तक आयात निर्यात बंद रहा था। तो ये क्या है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको किसी देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, है ना, तो अभी G20 के सम्मेलन में अभी मोदी जी गए हैं, है ना, तो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन G20 है, G7 है ना, या फिर मतलब कोपेक है ना। तो इस तरीके से, है ना, जो ओपेक है ना, ओपेक सम्मेलन, तो इनमें हम जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। एक पूरा देश स्वतंत्र होता है, यानी वहाँ की सरकार निर्णय लेती है। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ, आंदोलन, है ना, किसी आंदोलन में भाग लेना है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जिन नीतियों को अपनाता है। अब जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ बनी हैं, जैसे कि जलवायु के ऊपर और वन पर्यावरण के ऊपर, ओजोन के ऊपर, तो कितने सारे सम्मेलन हो चुके हैं। तो उनमें जो समस्याएं हैं, तो इनको सुलझाने में भारत की भी महत्वपूर्ण भूमिका है ना। तो ये सब नीतियाँ जो होती हैं वह विदेश नीति कहलाती हैं। ये सब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वहाँ की।
नेक्स्ट है ट्रैक टू, कूटनीति से आप क्या समझते हैं, है ना। तो ट्रैक टू जो नीति होती है, जब निजी संस्थाओं एवं समूह अथवा व्यक्तियों द्वारा दो अथवा अधिक देशों के बीच कूटनीतिक भूमिका का निर्वाह किया जाता है तो उसे ट्रैक टू कूटनीति कहा जाता है ना। ट्रैक टू का मतलब होता है कि एक व्यक्ति ये है ना, और एक व्यक्ति ये है ना। तो इन दोनों के बीच के क्या रिलेशन है, या फिर एक देश, मतलब कि यहाँ पे कई लोग हैं, है ना, यहाँ पे कई लोग हैं और यहाँ पे भी कई लोग हैं, है ना। या तो एक देश के बीच में संबंध या फिर कई लोगों के बीच में संबंध, है ना। तो ये जब संबंध होते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जो कूटनीतिक भूमिका होती है, निर्वहन किया जाता है, उसी को ही क्या कहते हैं, ट्रैक टू कूटनीति कहा जाता है ना। कि भाई एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ क्या संबंध है ना। तो इस तरीके से जो रिलेशन रखे जाते हैं, तो या तो वह एक निश्चित मतलब जैसे कि जो वैश्विक होते हैं, तो एक निश्चित मतलब राजनीतिक क्षेत्र होता है कि भाई ये क्षेत्र हमारा है, यहाँ पे हमारे शासन चलेंगे, यहाँ से आपके चलेंगे, तो भाई ये आपका है क्षेत्र, तो आपके यहाँ के रूल अलग होंगे, यहाँ के रूल अलग होंगे। किसी जैसे कि कहते हैं ना बॉर्डर पे, जैसे भारत नेपाल बॉर्डर होगा, भारत म्यांमार बॉर्डर होगा, भारत बांग्लादेश बॉर्डर होगा, तो यहाँ पे अलग शासन होगा, यहाँ पे अलग शासन होगा। तो अपने अपने देशों की कूटनीतिक भूमिका का निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट है गुजरात में व्यापक छात्र आंदोलन क्यों हुए। तो जनवरी 1947 की बात है, जब गुजरात के विद्यार्थियों द्वारा खाद्यान्न, खाद्य तेल और अन्य जीवन उपयोगी वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों तथा उच्च अधिकारियों द्वारा जारी भ्रष्टाचार के विरुद्ध व्यापक आंदोलन का संकल्प किया, जिसमें बड़े राजनीतिक दल भी शामिल हुए। अब वहाँ पे क्या था, 1974 में क्या बोलते यहाँ पे खाद्यान्न, मतलब जो खाने वाली चीज़ें हैं उन पे, खाद्य तेलों पे, है ना, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में बेतहाशा क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है। गैस के सिलेंडर भी 1200-1300 रुपये का मिलने लगा है ना, 1200 के ऊपर ही है ना। तो जब इन खाने के व्यक्तियों की मेन अभी समस्या क्या है, अभी वह उन चीज़ों से भी ऊपर ही नहीं आए हैं, है ना। उनका है भारत देश बहुत एक विशाल देश है, इसमें से कई लोगों की अभी जो है आय के स्रोत अभी उतने नहीं हैं, है ना, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके पास पैसा आ रहा हो, इसलिए उनके खाने की समस्या बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ना। और मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न वर्गीय परिवार के पास ये बहुत बड़ी समस्या रहती है ना। तो जो इनके साथ और इनके साथ साथ क्या है कि जीवन उपयोग, और यहाँ पे भ्रष्टाचार भी बहुत तेज़ी से फैल रहा था। उच्च अधिकारियों द्वारा जारी भ्रष्टाचार का विरुद्ध व्यापक एक फिर आंदोलन किया गया, है ना। क्योंकि इनके द्वारा उच्चाधिकारी जो थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ भ्रष्टाचार किया, इसलिए छात्रों ने, और उनके साथ फिर क्या होगा, कई राजनीतिक बड़े बड़े दल भी उनमें क्या हो गए, शामिल हो गए, और इसीलिए इसको क्या कहा गया है, व्यापक छात्र आंदोलन कहा गया था, है ना। सन 1974 की बात है ये। नेक्स्ट है धरतीपुत्र की धारणा किस मान्यता पर आधारित है। क्षेत्रीयता अभिव्यक्ति के रूप में धरतीपुत्र की धारणा इस मान्यता पर आधारित है, किसी क्षेत्र के संसाधनों पर उसी क्षेत्र के उसी क्षेत्र के निवासियों का अधिकार है। मतलब धरतीपुत्र का मतलब सीधा सा ये है कि जो जनजातीय होते हैं, है ना, जो जनजाति होते हैं या मूल निवासी होते हैं, उनका उस जमीन पे उन्हीं का ही अधिकार होना चाहिए, बस सीधा से अर्थ ये है। जैसे कि जो जंगली लोग होते हैं तो वो जंगलों में निवास करते हैं, है ना, कंदमूल फल खाते हैं, या मतलब अपना जो जीवनचर्या है वो अपनी केवल और केवल पूरी जंगलों पे डिपेंड करते हैं, खाना उसी पे है, रहना उसी पे है, जलाऊ लकड़ी भी वहीं जंगलों में चाहिए है, और जंगलों से ही वह अपने शिकार करते हैं, है ना। तो जो भी उनकी पूरी दिनचर्या होती है वह उसी में होती है, अपने जंगलों में, वो बाहर नहीं आते हैं, है ना। पानी चाहिए तो नदियों से, झील झरनों से, वह नदियों से पानी लेते हैं, पीते हैं, है ना, वहीं पे शिकार करते, खाते हैं, अपना रहते हैं। तो ये जो संसाधन है उनके लिए यही कहा गया कि यह क्षेत्र विशेष के जो संसाधन है उसी क्षेत्र के निवासियों का अधिकार होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सरकार उस पर जाके वो दखल करे और उस जंगलों को हटा दे, फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, है ना। तो ये है, उनका जीवन भी उसी में चल रहा है ना। इसलिए ये कहा गया है धरतीपुत्र की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है गोरिल्ला युद्ध किसे कहते हैं। तो कुछ लोगों द्वारा विशाल सैन्य शक्ति के खिलाफ छिपकर लड़ने की युद्ध नीति गोरिल्ला युद्ध पद्धति कहलाती है। देखो क्या होता है कि ये इसका उपयोग शिवाजी महाराज ने किया था, इसका उपयोग और पहले, है ना, मुगलों ने किया था, है ना। तो ये जो गोरिल्ला युद्ध है मतलब छिपकर वार करने की युद्ध नीति है ना। तो क्या होता है कि जैसे कोई एक सकरा मार्ग चुन लिया जाता है जहाँ से सेना आती है ना, और मान के चलो यहाँ एक विशाल सेना है ना, बहुत विशाल सेना है ना, इतने लोग हैं कि, और यहाँ पे मात्र केवल कुछ ही लोग हैं, है ना, 10 ही 15 20 50 लोग, है ना, या 1500 लोग, मान के चलो यहाँ है 500 लोग, जिसमें से 300 घोड़े पे सवार हैं, 200 लोग पैदल हैं, या 5-6 हाथी हैं, या फिर ये कह लो कि यहाँ पे
मतलब सिर्फ लोग हैं और वो भी पैदल हैं, और यहाँ पे घोड़ों पे कई लोग। तो ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ एक मतलब मान के चलो यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, है ना, और ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो यहाँ पे ये लोग छिप जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कोई है। और जब ये यहाँ से निकलते हैं रास्ते से, तो ये लोग इन पे धावा बोल देते हैं, हमला कर देते हैं और उनकी संख्या को मार देते हैं। तो ये इनकी संख्या क्या होती है, कम होती जाती है। इसी को ही क्या कहते हैं, मतलब सैन्य शक्ति के खिलाफ लड़कर, मतलब कैसे छिप कर लड़ते हैं ये, इसी को ही क्या कहते हैं, गुरिल्ला युद्ध नीति कहा जाता है। नेक्स्ट है संवैधानिक व्यवस्था की संकट का क्या अर्थ है। तो जन समुदाय अथवा कोई संगठन अथवा कोई संगठन संवैधानिक प्रावधानों की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है अथवा उनके प्रयोग को अवैध बताकर उस पर प्रबल विरोध करता है, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है ना। संवैधानिक व्यवस्था के संकट का अर्थ, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब कोई जन समूह, है ना, कोई कोई जन समुदाय या फिर कोई ये संगठन, कोई संगठन या कोई संगठन संवैधानिक प्रावधानों की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, जैसे कि अभी अभी नया है 3 मतलब जो कृषि कानून बिल थे, है ना, तो उस पर कोई भी लोग यानी जन समूह, यहाँ तो पहली बात तो ये है कि जो किसान थे वह इन 3 जो बिल थे किसानों के लिए, वह जन समुदाय से कोई भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं थी, वह नहीं चाहते थे कि वह कृषि कानून बिल पारित हो, है ना। और कोई संगठन, इसके अलावा कोई भी जो विरोधी दल थे, यानी कि विरोधी दल का मतलब विपक्ष में थे जो लोग, वह भी नहीं चाहते थे कि भाई इस तरीके का कोई बिल पारित होना चाहिए। तो उसके विरोध में कितना सारा आंदोलन किया गया दिल्ली में, है ना। तो इसके सब प्रावधानों की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि इन्होंने जो कानून बिल लाए थे तो उसको प्रश्न चिन्ह लगाया और जनता ने उसको डिनाई कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अवैध बताकर, है ना, इनका प्रयोग को अवैध बताकर प्रबल विरोध करता है, तो संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो जो संवैधानिक मतलब क्या हुआ, संकट उत्पन्न हो जाता है। या फिर कोई संगठन, है ना, कोई संगठन है, राजनीतिक दल है, वो क्या करते हैं कि इसमें जब शामिल हो जाते हैं तो यहाँ पे संगठन कैसा हो जाता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे, है ना, कि भाई सरकार किस तरीके का काम कर रही है। और कई बार तो ऐसा होता है कि विपक्षी दल जब किसी बिल पे मतलब बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि भाई सामने वाला जो पक्ष है, अभी सरकार में है, जो सरकार जो है ना, दल, तो वो है कमज़ोर पड़ता दिखाई देता है। तो इसी को ही क्या कहते हैं, संवैधानिक व्यवस्था का संकट कहा जाता है। नेक्स्ट है शॉक थेरेपी क्या है। तो यहाँ पे शॉक थेरेपी का अर्थात आघात पहुंचाकर उपचार करना, पहले उसको मतलब मारना पीटना और फिर उसको पुचकार कर बिस्किट खिला देना। तो यही स्थिति है, शॉक थेरेपी कहलाती है ना, कि यहाँ आघात पहुंचाकर उपचार कराना। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल में पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाकर पाश्चात्य देशों को जोड़ा गया, है ना। क्या है कि जो पूंजीवादी देश होते हैं, यहाँ पे व्यक्तिवादी मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति कितनी भी संपत्ति रख सकता है और कितना भी बिजनेस कर सकता है, वह खुला रहता है उसके लिए, है ना, पूंजीवादी देश। और जैसे कि अमेरिका पूंजीवादी देश है, फ्रांस, अधिकांशतः यूरोपीय देश कैसे हैं, पूंजीवादी देश हैं। भारत एक मिश्रित देश है ना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट की हैं और बहुत सारी चीज़ें कैसी हैं, प्राइवेट भी हैं, है ना। और जैसे कि चीन है तो वहाँ पे सब चीज़ें सरकारी हैं, प्राइवेट कुछ भी नहीं है वहाँ पे उस तरीके का, है ना। तो वहाँ साम्यवादी देश है ना। तो ये होता है कि इसमें, तो इसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है कि पहले जो विश्व बैंक और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये भी चाहते हैं कि देश अधिकांशतः कैसे हों, पूंजीवादी देश हो जाएं, है ना। तो क्या होता है कि उनको पहले यूरोपीय देशों को खासकर क्या किया गया, यूरोपीय जो देश थे इनको पहले आघात पहुंचाया गया, यहाँ की करेंसी को मतलब लो कर दिया गया कि भाई अगर आप लोग एक साथ मतलब एक ही डॉलर के अगर अंदर में आ जाएंगे, है ना, डॉलर के उसमें आ जाएंगे तो आपको ये बहुत सी चीज़ें सहूलियत में मिल जाएंगी। तब बहुत सारे देश जो थे, है ना, यूरोपीय देश थे, है ना, लाटविया, लिथुआनिया वगैरह जितने भी थे सब फिर क्या हो गए, ये पूंजीवादी देश के रूप में मुख्य रूप से मॉडल में आ गए, है ना। तो यही शॉक थेरेपी कहलाता है ना। राष्ट्रीय अखंडता से क्या आशय है, राष्ट्रीय अखंडता से आशय है विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले देशवासी, विभिन्न धर्मावलंबी, विभिन्न जातियों के लोग संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर संपूर्ण देश की भलाई के लिए विचार करें, विपत्ति के समय देश की सुरक्षा और कल्याण हेतु तत्पर रहें। तो यही क्या होती है, राष्ट्रीय अखंडता होती है। मतलब कि जब कोई अपने देश पे कोई बाहरी विदेशी आक्रमण होता है तो पूरा देश हर एक चीज़ को, सांप्रदायिक भावनाओं को, धर्म को छोड़ के क्या हो जाता है, एकजुट हो जाता है ना। तो ये सब यह सब देखने को मिलता है कब, जब कोई विदेशी आक्रमण होता है, जैसे कि भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, तो भारत के सभी देश अपना धर्म, अपनी जाति, अपना सब मतलब कि मजहब, इन सब चीज़ों को छोड़ के, है ना, और वो क्या हो जाते हैं, सिर्फ एक हो जाते हैं। तब होते हैं कौन, वो भारतीय होते हैं, नहीं तो कोई बंगाली है, कोई मलयाली है, तो कोई कन्नड़ है। तो इस तरीके से अलग अलग संप्रदायों में बढ़ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है क्रीमी लेयर क्या है। तो पिछड़े वर्ग में जिन लोगों को उच्च सामाजिक, आर्थिक
आर्थिक प्राप्त हो चुका है उन्हें क्रीमी लेयर संपन्न वर्ग कहा जाता है। मतलब कि जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी हो गई है, अब उच्च हो गई है, तो वह क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है। और जिनकी लगभग, अब ऐसा कहा जाए कि जिनकी जो वार्षिक आय 8 लाख के ऊपर होती है, तो वह क्या कहलाती है, क्रीमी लेयर के अंतर्गत आती है ना। नेक्स्ट है, तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है। मतलब कि जब सब लोग, मतलब कई राजनीतिक दल होते हैं, अगर उनकी विचारधारा एक सी हो जाती है ना। जैसे कि 10 राजनीतिक दल हैं, तो 4 राजनीतिक दल, 5 राजनीतिक दल, 6 राजनीतिक दल जब मिलके एक किसी सरकार का गठन कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, तो वही क्या कहलाती है, गठबंधन की सरकार कहलाती है। जब अनेक राजनीतिक दल एक मोर्चा अथवा संगठन बनाकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार गठित करती है, तब इसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट है, अन्य पिछड़े वर्ग का क्या आशय है। तो ऐसे लोग जो सामाजिक जो वर्ग, ऐसे लोगों का वर्ग जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में जाने जाते हैं, यानी कोई ओबीसी कहा जाता है, अदर बैकवर्ड क्लास, है ना, अदर बैकवर्ड क्लास यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, है ना, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, WSF क्या है, मंच, विश्वव्यापी मंच, वर्ल्ड सोशल फोरम है इसका। जो फुल फॉर्म है, वर्ल्ड सोशल फोरम, है ना, वर्ल्ड फोरम। तो ये है जिसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा तथा महिला कार्यकर्ता एकजुटता के साथ नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं, है ना। ये वर्ल्ड सोशल फोरम है, यह एक संगठन होता है जिसमें जो मानवाधिकार कार्यकर्ता भी रहते हैं, इसी में पर्यावरणविद भी रहते हैं, इसी में मजदूर, युवा, महिला वर्ग भी रहते हैं। जब एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं, तो वही क्या है, वर्ल्ड सोशल फोरम है। यह इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ये इनका मुख्य मुद्दा रहता है ना। तो ये इसका विरोध करते हैं और वर्ल्ड सोशल फोरम में ये सब लोग आते हैं। नेक्स्ट है, द्विध्रुवीयता से क्या आशय है या अभिप्राय है। द्विध्रुवीयता का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से जिसमें दो शक्तियों का अस्तित्व होता है ना। जैसे कि पाकिस्तान, है ना, जिसमें दो दो ध्रुवीयता का है। जैसे कि एक तो वहाँ की सैन्य शक्ति है ना, ये हेड लगाए जो, ये समझ लो सैन्य शक्ति है ना, एक मशीन गन रखे रहते हैं ये लोग, है ना, एक मशीन गन रहती है इनके पास, है ना। और ये, और एक होती है जो जो लोगों के द्वारा चुन के आते हैं, ये नेता लोग, है ना, ये नेता लोग होते हैं, तो ये चुन के आते हैं। नेक्स्ट होते हैं, नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य राज्यों में सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास, प्राथमिक क्षेत्रों तथा रणनीति के एक संयुक्त दृष्टिकोण विकसित करना, जो राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग पहल करके सहयोगपूर्ण बढ़ावा देना, है ना, सहयोगपूर्ण बढ़ावा देना, यानी सीधी सी बात है, विकास करना, है ना, देश के विकास कार्यों में भाग लेना, है ना। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है, नारी नक्सलवादी आंदोलन क्या है। तो क्या था कि जब पश्चिम बंगाल की बात है ना, तो ये माओवादी संगठन, यानी चीन भी इसमें कुछ हद तक शामिल था, उस समय की बात है। क्या था कि जो वहाँ के जो नक्सलवाड़ जिला है आज के समय का पश्चिम बंगाल, वहाँ का एक नक्सलवादी मतलब पहले यह एक गांव था, जिला भी हो चुका है ना। तो नक्सलवाद शब्द का उदय पश्चिम बंगाल राज्य के बांग्लादेश सीमा पर स्थित है ना। नक्सलवादी गाँव के आधार पर हुआ। यहाँ के किसान, श्रमिक, आदिवासी, है ना, यहाँ पे कौन कौन, किसान, श्रमिक तथा आदिवासियों का जमींदारों द्वारा शोषण किया जा रहा था। तो जो उस समय की बात है, जब भारत देश नहीं हुआ था, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, और यहाँ के जो जमींदार हुआ करते थे वहाँ के लोगों का शोषण करते थे। तो जिसका प्रतिफल 1967 में आदिवासियों द्वारा जमींदारों के विरुद्ध हथियार उठाकर किया गया। तो जो जमींदार हुआ करते थे, 1967 की बात है फिर, है ना, कि जब वहाँ पे एक संगठन बनाया गया। वैसे इसकी नींव तो बहुत पहले से डाल दी गई थी, लेकिन क्या है कि जब यह आदिवासियों के द्वारा जमींदारों के विरुद्ध हथियार उठा लिए, पहले तो ये मतलब शोषण हो रहा था इन लोगों का, है ना। तो फिर इसके बाद आदिवासियों ने जमींदारों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। इस क्रांतिकारी आंदोलन से देश में प्रबुद्ध वर्ग, शिक्षित लोग भी जुड़ने लगे, है ना। तो इससे क्या होगा, फिर हिंसक घटनाएं बहुत ज़्यादा दिखने लगी वहाँ पे पुलिस वालों को, वहाँ के मतलब ये लोग अब सरकार को मानते ही नहीं है कुल मिला के वहाँ पे, है ना। तो इतनी भयावह स्थिति हो चुकी थी वहाँ पे। नक्सलवाद माओ के दर्शन पर चलता है, जिनका मानना है कि क्रांति की सफलता अच्छी किस्म के हथियारों पर ही नहीं बल्कि अच्छे प्रकार के लोगों की लामबंदी पर भी निर्भर करती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये सरकार में भी बैठने का प्रयास करते हैं कि भाई चुन के जाओ और हमारे लोगों का भला करो, है ना। तो ये माओ की नीति है ये, है ना। नेक्स्ट, कश्मीर के राजा महाराज, कश्मीर भारत में
कश्मीर के महाराजा की मदद किस प्रकार की थी? तो ये आपका आंसर है कि जब 1947 में जब भारत अपना देश आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान बन गया था, तो पाकिस्तानियों ने ये सोचा था कि हम मतलब ये जो हिस्सा है ना, अब यहाँ पे देखते हैं जैसे कि ये भारत का हिस्सा है ना, और ये मतलब इस तरीके से गुजरात वाला ये क्षेत्र है, मान के चलो ऐसा, और यहाँ से ये क्या है, पाकिस्तान है इतना, है ना, ये पाकिस्तान है ना, और यहाँ पे ये भारत है। और उस समय ये जो है ये कश्मीर हुआ था, जम्मू और कश्मीर हुआ करता था, है ना। तो उस समय की बात है, उस समय की बात है कि जब यहाँ पे जो ये सीमा है, ये यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर है ये, है ना, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये पाकिस्तान वालों ने यहाँ पे क्या किया, अपने कबायली जो थे यहाँ पे लोग कबायली कहलाते हैं कुछ लोग, तो उनकी ड्रेस में पाकिस्तानी सेना को भेजा, इसको क्या करने के लिए, कब्जा जमाने के लिए, है ना। तो ये जो जम्मू कश्मीर पे इस पे कब्जा जमाने के लिए उन्होंने भेजा। तो यहाँ के जो महाराजा हरि सिंह थे वह भारत सरकार के पास आए, यहाँ दिल्ली में आए, और उन्होंने भेजा कि भाई हमको सैन्य शक्ति दो ताकि हम इन लोगों से लड़ सकें और जीत सकें। तो उन्होंने, भारत सरकार ने उन पर शर्त रखी कि 27 अक्टूबर की मतलब 26 अक्टूबर को ये पहुंचे थे भारत सरकार के पास, महाराजा हरि सिंह ने, और विलय पत्र पर तो हस्ताक्षर करवाए थे भारत सरकार ने। जब ये पहुंचे तो उन्होंने, भारत सरकार ने कहा था कि पहले आप ये हमें वादा करो कि आप हमसे मिलेंगे, है ना, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, है ना, कि हम स्वायत्त रहेंगे लेकिन रहेंगे आपके अधीन, मतलब भारत का एक अभिन्न हिस्सा रहेगा, तो जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी तो भारत उनको मदद करेगा। तो क्या हुआ, इन्होंने जैसे ही इनके ऊपर अटैक किया तो इन्होंने भारत से सहायता मांगी, भारत वालों ने कुछ विलय पत्र पे सिग्नेचर करवा के और फिर वहाँ पे अपनी सैन्य शक्ति को भेज दिया, और फिर उन्होंने क्या हुआ, जो कबायलियों को हटा के भगा दिया वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो मुस्लिम बाहुल्य है ना, जनसंख्या कैसी, मुस्लिम बाहुल्य है, और यहाँ का जो राजा था वो कौन था, हिंदू राजा था, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में अब क्या होते हैं, ये दंगे की जगह बन चुकी थी कि ये कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम संख्या ज़्यादा है और भारत के साथ विलय पत्र हुआ था, तो ये भारत का हिस्सा, अभिन्न हिस्सा है, और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसमें करेक्शन किया गया था उस समय, है ना। तो अभी इसीलिए वो 370 धारा हटा दी गई है। तो ये है आपका पूरा यहाँ का मैटर, है ना। नेक्स्ट है, सोवियत प्रणाली क्या थी, है ना। तो 1917 में समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस अस्तित्व में आया। ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी, क्योंकि रूस नहीं चाहता था कि यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था किसी भी प्रकार से यहाँ विकसित हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे पूंजीवादी क्या करते हैं, जो प्राइवेट व्यक्ति होता है या मतलब प्राइवेट संपत्ति होती है वो किसी व्यक्ति के निजी हाथों में होती है ना। तो निजीकरण में क्या होता है, जो भी व्यक्ति होगा तो वह निजी संपत्ति का मालिक होगा, उसको क्या करना है कि भाई देश में क्या चल रहा है, देश में तो उसको कोई लेना देना नहीं होता है, देश से लेना देना इस तरीके का होता है कि भाई जो भी संपत्ति है वो खुद मालिक होता है, सरकार नहीं होती है। तो जो भी संपत्ति का वो निर्वहन करेगा तो वो सिर्फ अपने उपयोग के लिए करेगा, ना कि जनता के लिए, ना कि लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, है ना। इसीलिए मतलब जो है पूंजीवादी को लोग ज़्यादा सही नहीं मानते हैं, है ना। तो यहाँ पे हुआ था समाजवादी आदर्शों समतामूलक समाज की आवश्यकता से प्रेरित थी। यह व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर समाज को समानता के सिद्धांत को का पर लड़ने का एक बड़ा प्रयास था, है ना। तो इस तरीके की जो पार्टी बनी हुई थी तो वो क्या थी, समाजवादी क्रांति के लिए काम करते थे ये लोग। नेक्स्ट है, रूस के पारंपरिक संबंधों से हमारा देश किस प्रकार लाभान्वित हुआ। भारत रूस पारंपरिक संबंधों से, तो क्या है कि यहाँ पे क्या थी, समाजवादी पार्टी थी, है ना, और भारत भी चाहता था कि हम भी कैसे रहें, समाजवादी रहें, यानी जो भी संपत्ति, क्या है, देश अभी नया नया अभी आज़ाद हुआ था 1947 में, है ना। तो क्या था कि वहाँ पे भारत चाहता था कि पहले पूंजीवादी यानी व्यवस्था को लागू नहीं करना है ना। भारत को रूस से ऊर्जा संसाधन, संयंत्र, तेल, जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है ना। विभिन्न भारतीय परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है। तो कई रूस के द्वारा कई अपने यहाँ पे कारखाने भी लगाए गए हैं, है ना। भारत हमारा देश समय समय पर रूस से युद्ध के लिए प्रयोग किए जाने वाले हथियारों को प्राप्त करता है। रूस से कई हथियार बनाए हैं, ब्रह्मोस है, तो वहाँ की जो मोस्कवा नदी है और हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उसी के नाम पे एक मतलब मिसाइल भी बनाई गई जिसको ब्रह्मोस नाम दिया गया है ना। तो भारत और रूस ने, दोनों लोगों ने मिलकर इसको निर्मित किया है। हमारे देश में सैन्य बलों को नवीन तकनीकी प्रौद्योगिकी सुसज्जित करता है। इसमें हमारा मित्र रूस चीनी शक्ति संतुलन बनाए रखने में भी हमारी मदद करता है। चीनी संतुलन का मतलब यह है कि चीन के उत्तर में रशिया है, रूस है, और चीन के दक्षिण में भारत है, तो ये बीचों के बीच चीन फंसा हुआ है ना।
तो क्या करता है कि यह मतलब मित्र है जो हमारा रूस, तो इससे क्या होता है कि हमारे अच्छे संबंध है रूस से, तो ये चीन क्या है ज़्यादा उड़ नहीं पाता है ना, या ज़्यादा हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाता, या मतलब शांत रहता है थोड़ा चीन रूस की वजह से, क्योंकि रूस हमारा मित्र है। जनता पार्टी सरकार में कौन कौन सी नीतियां एवं कार्य महत्वपूर्ण थे, तो देखो ये तो है आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में लोकतांत्रिक संशोधन किए गए। जनता पार्टी सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा उन्हें सुधारने का प्रयत्न किया गया है ना। तो ये जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे, यानी कि ये इंदिरा गांधी सरकार में हुआ था कि 42वें संविधान संशोधन को किया गया, लेकिन फिर क्या हुआ कि इसके विरोध में फिर जनता पार्टी आई और फिर कुछ 44वें संविधान संशोधन जो यहाँ प्रावधान किए गए थे तो उनको हटा के 42 में उसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उनको ठीक किया गया। ग्राम पंचायतों को मजबूती प्रदान करने में सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया, ताकि जो विकेंद्रीकरण किया गया ताकि यहाँ के जो लोग हैं, लोकलाइट लोग हैं, मतलब गाँव में जो निवास करते हैं, वह अपना विकास खुद चुने कि भाई यहाँ पे क्या क्या हमें चाहिए, स्कूल चाहिए, तो वह पंचायत में ग्राम पंचायतें होती हैं, तो उनके माध्यम से रिपोर्ट ऊपर को सौंपी जाती है, तो वहाँ पे स्कूल, मनोरंजन के साधन है ना, और भी चीज़ें, डैम वगैरह, ये सब क्या होता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसे बनवाना है, कहाँ कहाँ बनवाना है, ये सब है ना। इसके लिए उन्होंने अशोक मेहता समिति का गठन किया विकेंद्रीकरण के लिए और ग्राम पंचायतों को मजबूती प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें समाजवादी नीतियों को लागू करने हेतु जनता पार्टी सरकार ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया, है ना। तो यहाँ पे ये पहले मौलिक अधिकार था, पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, तो जनता पार्टी सरकार ने 1944 में संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार में से हटा के इसको, है ना, फिर 300A में इसको पहुँचा दिया गया, है ना, संविधान समाप्त करके कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है इसको, है ना, आर्टिकल 300A में इसको भेज दिया गया। नेक्स्ट है युवा तुर्क से आप क्या समझते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्की के कुछ युवा नेताओं के द्वारा वहाँ के आरोमन साम्राज्य के अधिनायकवादी राजनीतियों का विरोध किया गया, इन्हें युवा तुर्क के नाम से किया गया। यह शब्द भारतीय राजनीति में भी आ गया। क्या था कि उस समय तुर्की में एक जो युवा लोगों ने जो आरोमन साम्राज्य था उसकी जो अधिनायकवादी यानी जो नीतियाँ थीं उनका विरोध किया और उनको वहाँ हटाने में या उनको कमज़ोर करने में सफलता हासिल की, और फिर वहीं से ये क्या हो गया, भारतीय राजनीति में भी आया, है ना। 1970 के दशक में कांग्रेस के भीतर ऐसे युवा वर्ग उभरा जो उग्रवादी सामाजिक आर्थिक सुधारों के प्रबल हिमायती था। इन नेताओं ने इस अनौपचारिक सामूहिक रूप में युवा तुर्की उपमा दी गई। इन लोगों को क्या दी गई, युवा तुर्की उपमा दी गई, जिसमें चंद्रशेखर थे, मोहन धारिया थे, कृष्णकांत थे, सी सुब्रमण्यम थे, चिरंजीत यादव इत्यादि लोग इसमें क्या थे, शामिल थे। नेक्स्ट है इसमें आपातकाल के दौरान गठित सहायक जांच आयोग। आप लोग इसको अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़िएगा अच्छे से, है ना, नहीं तो इसको पॉज कर दीजिएगा। बॉम्बे प्लान क्या था, ये एक प्रमुख 8 उद्योगपतियों थे, इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करके और देश की आर्थिक विकास के लिए प्रस्तावित एक योजना में मतलब बनाई थी इन लोगों ने। नेक्स्ट यहाँ पे भारत पाकिस्तान संबंधों में मतभेद होने के क्या कारण हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, कश्मीर समस्या है, आतंकवाद को प्रोत्साहन है, पाक की दोहरी कूटनीति है, तो ये वाले क्वेश्चन है जो ये आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, है ना। ये है पूरा का पूरा, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग यहाँ से और पढ़ सकते हैं इसको, है ना, ये, और यहाँ से आपका पूरी तरीके से ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।